हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। पंडित जी, आप भारतीय शास्त्रीय गायन में बहुत बड़ा नाम है। देश विदेश में आप बहुत घूमे हैं और इस भारतीय संस्कृति के साथ साथ गायन का, संगीत का आपने नाम ऊंचा किया है। झंडा उठा के चले हैं आप। आपका जीवन, आपका परिवार, शिक्षा दीक्षा, ये सब कैसे रहा? मैं वैसा ओरिजिनल हम महाराष्ट्र के हैं। क्या स्थान है? वो एक यवतमाल करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक 30-40 किलोमीटर में एक पंडरकौड़ा करके जगह है जी। वहाँ से मैं हूँ। तो हमारे घर में ही मैंने शुरुआत किया, क्योंकि मुझे पिताजी ने ही पहले गाना सिखाना शुरुआत की थी। वो तो पेशे से वकील थे, लेकिन गाने का बहुत शौक़ था उनको। और मुझे और मेरे भाई, हम सबको उन्होंने बचपन से गाना सिखाया। और वो ऐसी जगह थी कि वहाँ बिल्कुल गाने का ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था। क्लासिकल गाने वाले कोई नहीं थे उस समय, तो हमको ही वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ा। और धीरे धीरे फिर छोटे मोटे कंपटीशन वगैरह में मैं जाता था। स्कूल के कंपटीशन, कॉलेज के कंपटीशन, और वहाँ थोड़ा अच्छा कुछ प्राइज़ वगैरह मिलता था। तो इससे एक प्रोत्साहन मिला कि चलो, हम अगर म्यूज़िक में कुछ करेंगे, करियर भी करना चाहते हैं तो हो सकता है जी। ये मेरा बचपन का ये सब ये रहा उधर। तो स्कूलिंग फिर अपने गृह क्षेत्र? हाँ, स्कूलिंग वहीं ही हुआ। स्कूलिंग और कॉलेज तक वही हमारे गांव में ही मैं पढ़ा। बीए तक का वहाँ किया। एमए करने के लिए फिर मैं नागपुर गया विश्वविद्यालय। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ एमए की सुविधा नहीं थी। और वहाँ भी आप गोल्ड मेडलिस्ट हो गए? हाँ जी। नागपुर में फिर वहाँ उस समय नागपुर महाविद्यालय कहते थे उसको जी। और बहुत अच्छे अच्छे हमारे प्राध्यापक लोग वहाँ थे। कोई जाने माने गायक कलाकार भी वहाँ सिखाते थे। तो एक अलग उसका संगीत का जो भी जगत है वो कितना बड़ा है, माहौल उस तरह वहाँ मिला। और सीखने के लिए भी बहुत मिला उधर। 2 साल में था वहाँ। और जिस तरह आप शुरू किया आपने बचपन से, आपने जैसे मुझे बताया, और उसके बाद फिर स्कूली शिक्षा और इस तरह, परिवार में कौन कौन लोग हैं? और परिवार में मेरे भाई भी गाते हैं और सबको उन्होंने गाना सिखाया। लेकिन ऐसा होता है कि कोई अलग अलग इसमें चले जाते, अलग अलग प्रोफेशन करते हैं। लेकिन हमारे घर में 2-3 मेरे भाई 2 गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, सब गायन में ही है हम लोग, क्योंकि घर में सब गायन का ही परंपरा था, तो वो ही हमने आगे किया। और ये फिर नागपुर में भी मैंने, जैसे कि आकाशवाणी का, रेडियो का उस समय एक बहुत आकर्षण था। बहुत आकर्षण, वही बहुत बड़ा माध्यम था संचार का। बस वही एक माध्यम था उस समय, तो ये टीवी नहीं था। जी जी। तो वहाँ से मैं गाने लगा था। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे एक अच्छा लगा कि चलो, गाने में अगर हम करेंगे तो कुछ हो सकता है, कोशिश तो करना चाहिए। संगीत किस घराने से आपने सीखा, शुरू? हाँ, संगीत फिर जैसे कि मैं एमए होने के बाद फिर मुझे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, वो मिली। और उसमें फिर मैंने सोचा कि अगर इसमें कुछ करना है तो अच्छी तरह से शिक्षा लेना चाहिए। ज़रूर स्कूल कॉलेज में हमने संगीत भी सीखा है, हाँ होना, लेकिन एक जो हमारा संगीत है वो तो गुरुकुल पद्धति में ही सीखना पड़ता है। गुरु शिष्य परंपरा की बात हम कर रहे हैं। हाँ, किसी गुरु के पास जाओ और उसी के साथ रहो और उसके पास 5, 6, 7, 8 साल तक जैसा भी पॉसिबल है वो विद्या ग्रहण करो, तब ये विद्या आती है। तो फिर मैं बॉम्बे में गया। फिर वहाँ मेरे 2 गुरु रहे, एक तो पंडित राम मराठी जी, बड़ा नाम, और पंडित गजानन बुआ जोशी जी। ये बहुत महान गुरु थे दोनों। उनके पास मैं 7-8 साल तक दोनों को मिलकर सीखा वहाँ। तो ग्वालियर घराना, ग्वालियर, आगरा और जयपुर, ये घराने से ये हमारे गुरु संबंधित थे। हमने सुना है कि एक ही प्रस्तुति में आप तीनों का मिश्रण कर लेते हैं और कोशिश करता हूँ, बखूबी निभा लेते हैं वो भी सब। क्योंकि हमारे गुरुजी ने ऐसा ही सिखाया हमको। मेरे गुरुजी भी 3 घराने का गाना गाते थे,
और गंडाबन शागिर थे, उन लोगों के उस्तादों से उन्होंने सीखा था। तो हमको वैसी ही तालीम उन्होंने दी कि ये राग कौन सा राग किस घराने में किस ढंग से पेश करने से अच्छा होता है, उसकी मूड क्या है, उसमें बंदिश क्या बताती है, रागों का मूड बंदिश। प्रत्येक के गुणों का समावेश, हाँ, एक नई चीज़ बन जाती है फिर तो। एक नई चीज़ बनती है, एकदम सही बताया आपने। अदरवाइज जैसे हम कहें कि हट के बात कर रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि पॉप सिंगिंग, रैप, पाश्चात्य संगीत, कहाँ उच्च परंपराओं वाला, आत्मा से जुड़ाव रखने वाला भारतीय संगीत। ये हमारी संगीत की तो विशेषता है कि ये हमको शांति देती है। हमारा गाना या तो परफॉर्मेंस जो भी हमारे बड़े बड़े कलाकार हुए, उस्ताद हुए हैं, उन लोगों का सुनने के बाद ऐसा संगीत सुनने के बाद एक कुछ बेहोशी आ जाएगी, कुछ ऐसा एक्साइटमेंट आएगी, ऐसा नहीं है। इसमें एक आत्मिक आनंद मिलता है, सूदिंग होता है। बिल्कुल, ये हमारा म्यूजिक का एक विशेषता है, शांति मिलती है। तो और इसकी बहुत बड़ी विद्या पुराने लोगों ने करके रखी है। छोटा छोटा फर्क है हर एक इसमें, तो हर एक घराने की एक अपनी अपनी विशेषता है, पहचान है। उस ढंग से अगर निभाएंगे तो ये गाना उतना ही परिणामकारक होता है। भारतीय संगीत की ओर युवा पीढ़ी कैसे आकर्षित हो, इसके बारे में कुछ कहिए। वैसा देखा जाए तो मेरे ख्याल से भारतीय संगीत पहले से भी हम देखते हैं कि ये बहुत पॉपुलर रहा, मगर ऐसा बहुत मॉब उसकी तरफ आता है ऐसा नहीं था। ये तो पहले तो राजे लोगों के साथ रहता था, और बैठक जो प्रकार था उसमें एंजॉय करने वाले जो लोग थे वो कभी 400-500 ऐसे लोग थे जी। तो ऐसे इसमें आज अगर हम सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग आने लगे हैं, ज़्यादा लोग सीखते हैं, आकर्षित, हाँ बढ़ा है। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और पंडित जी के साथ बातचीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। करतार जगत आधार तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित जी, भारतीय संगीत किस तरह से बचे, उसका संवर्धन कैसे हो, विकास कैसे हो, लोग खासकर युवा कैसे उसकी ओर आकर्षित हों, इसके लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए? मेरे ख्याल से एक तो बचपन से संगीत के संस्कार होना चाहिए बच्चों के ऊपर। हमारे यहाँ कई बार हम देखते कि स्कूल वगैरह में शास्त्रीय संगीत नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ कुछ गीत वगैरह ऐसे सिखाए जाते हैं। तो वो अच्छी बात है, मगर इसमें क्लासिकल संगीत भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके हमारी परंपरा क्या है स्कूल के स्तर पर, स्कूल की तरफ, और एक प्रयास हो सकता है अच्छे अच्छे कलाकारों का प्रदर्शन उनके सामने करने से भी, उससे भी वो बहुत कुछ इंस्पिरेशन ले सकते। बहुत बड़े बड़े कलाकार ऐसा अपना असर करेंगे उन बच्चों के ऊपर भी कि उनको लगे कि ये म्यूज़िक करना चाहिए जी। ये भी एक हो सकता है। और तीसरी बात है कि अगर जिसको वो करियर करना है उसको अच्छी तरह से बहुत अच्छे अच्छे गुरु के पास 7-8 साल कम से कम सीखने का सुविधा मिलना चाहिए, तब प्रसार भी बेहतर तरीके से हो सकेगा, विकास भी हो सकेगा। विकास हो सकता है। जब तक अच्छे अच्छे कलाकार नहीं निकलेंगे तब तक हमारा संगीत को कोई मानेगा नहीं। आपके संगीत के समंदर में कुछ गोते लगा लें, कुछ गुनगुनाइए।
रे ना रे ना 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 रे ना रे ना रे ना। बहुत खूब, बहुत खूब। यह है राग ललित। मैं पूछने वाला था कि क्या राग है, ताकि दर्शक भी जान सकें और आनंदित हो सकें। भाव विभोर कर दिया पंडित जी, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। संगीत की बहुत विधाएं हैं, शास्त्रीय संगीत में कई राग हैं। इन रागों का क्या महत्व है, कब कब कौन कौन सा राग गाया जाता है, संक्षेप में बताइएगा। राग जो है वो कंसेप्ट हमारे इसमें बहुत अनूठी है। जी राग कुछ कुछ ऋतुकालीन भी है, जी। बहुत से राग समय के अनुसार समय के अनुसार होते हैं, सुबह के, दोपहर के, रात के। जी अष्टप्रहर उसको ये किया है, 3-3 घंटे का एक एक प्रहर होता है। तो कौन से सुर का कौन से समय में असर होता है, ये पुराने लोगों ने उसमें देखा था। साइंटिफिक बात हो गई है। हाँ, कोमल सुर कब होना चाहिए, शुद्ध स्वर कैसे आते हैं, और उसमें मूड कैसा रहता है मनुष्य का, उस हिसाब से गंभीरता के राग, चंचलता के राग, या तो श्रृंगारिक राग, कैसे कैसे उसको उन्होंने वर्गीकरण किया है और ऐसी एक राग कल्पना डेवलप किया है जी। तो हमारे इसमें बहुत से राग हैं। वर्षाकालीन तो है, जैसे कि सब लोगों को मालूम है, मियाँ मल्हार वगैरह, मल्हार के प्रकार होते हैं। वैसे गंभीर राग होते हैं, दरबारी कानड़ा वगैरह। और ये देखो, ये बहुत पुराने पुराने राग है, ये बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। और राग की ये विशेषता मैं बताना चाहता हूँ, इतने कलाकारों ने इन रागों को पेश किया है, लेकिन हर एक ने अपने ढंग से उसको अलग अलग पेश किया है, और आज भी वही सिलसिला चलता आ रहा है। तो ये कितनी बड़ी राग कल्पना है, संकल्पना है कि उसमें और भी उनको नया नया कुछ करने का कोशिश होता है और उसमें सफलता भी मिलती है। ये हमारे राग की एक विशेषता है। रात्रि के समय, सुबह के समय, पूजा के समय, हाँ जी, अलग अलग राग, वो भाव होता है ना, भक्ति भाव जी, वो सुबह के इसमें होता है। कुछ हो जाए थोड़ा सा वो भी, जैसे कि रामकली की एक बंदी सुना था मैं। जी। ये ना रे रे ना रे 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 ना, तू ही करतार जगत आधार, तू ही करतार जगत आधार, लेत अवतार भूमि भार, हरन सकल दुख सुख निधान, भगवान तो ही करतार करतार करता रे, तो ही करतार तू ही करतार जगत आधार, तो ही करतार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी मुश्किल बंदिश को भी आपने बहुत सरलता से पेश किया है, गाया है। वाह पंडित जी, इस परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हम आशा करते हैं एक बहुत लंबे समय तक आप इस परंपरा को निभाते रहेंगे, युवाओं को रिझाते रहेंगे। बातचीत का ये सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन धन्यवाद अभी खत्म नहीं होगा, आगे चलेगा, हम तुरंत लौटेंगे।
मेरी खासियत फिर भी आप पूछेंगे तो शास्त्रीय संगीत का ही है। क्लासिकल। जरूर हर एक कलाकार थोड़ा थोड़ा इधर उधर ये करते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पंडित जी, इससे पहले सेगमेंट में आपने मंत्रमुग्ध कर दिया। आप शास्त्रीय संगीत में ही रुचि रखते हैं और गाते हैं, महारत है, या संगीत की कुछ अन्य विधाओं में भी, ठुमरी है या कुछ और जो भी विधाएं होती हैं उसमें भी? मैं बचपन में तो हमारे उधर नाट्य संगीत बहुत प्रसिद्ध था, आज भी है, तो वो भी मैं गाता था। और वैसे देखिए कुछ कुछ राग हमारे यहाँ ऐसे है कि जैसे कि गारा है, खमाज है, काफ़ी है, ये जो राग होते हैं ना वो लाइट गाने के लिए बड़े अच्छे रहते हैं। तो इसमें जो भी मैं बंदिशें गाता हूँ उसको जब प्रस्तुत मैं करता हूँ वो बंदिश की ठुमरी कहते हैं जी। तो इस ढंग से मैं ठुमरी भी थोड़ा सा ये करता हूँ। और मेरे गुरुजी नागपुर में जो थे बहुत अच्छे ठुमरी के गायक थे, पंडित राजभव कोकजी करके, उनसे ठुमरी का भी मुझे कुछ दिन तक मिला। और इसके अलावा कुछ भजन भी मैंने गाए हैं हिंदी में, मराठी में। वो एक बहुत मशहूर संगीतकार थे श्रीनिवास खले जी, उन्होंने संगीत दिया था, इसमें मैंने हिंदी के भजन भी गाए हैं। तो लेकिन मेरी खासियत फिर भी आप पूछेंगे तो शास्त्रीय संगीत का ही है। क्लासिकल। जरूर हर एक कलाकार थोड़ा थोड़ा इधर उधर ये करते हैं। नागपुर से तो अब आप कोलकाता शिफ्ट कर गए हैं? कलकत्ता, फिर मैंने नागपुर से मैं बॉम्बे गया और बाद में कुछ साल तक मैंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी किया था, मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था उधर। और बाद में अब तो आईटीसी का जो हाँ जी, इंस्टीट्यूट है, एकेडमी, म्यूजिक एकेडमी, संगीत रिसर्च एकेडमी जी जी कलकत्ता में है। तो ये जो हमारे यहाँ संगीत तो प्रसार बहुत हुआ, संगीत विश्वविद्यालय में भी गया, लेकिन कलाकारों ने मिलकर एक डिसीजन लिया था कि कलाकार कैसे तैयार हो। क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि कॉलेज में सीखते हैं, डॉक्टरेट वगैरह भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कलाकार बने। कलाकार बनने के लिए गुरुकुल में सीखना पड़ता है, पढ़ाई तक सीमित रह गए। हाँ, पढ़ाई तो अच्छी है वो। तो ये सोच के ये आईटीसी ने, उस समय के जो चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसी एक संस्था निकालेंगे कि जहाँ से कलाकार तैयार हो। और ये पुराना जो गुरुकुल था उसको थोड़ा अलग ढंग से मगर गुरुकुल ही रखेंगे। तो उस समय इसको धारणा वही गुरुकुल की जी। तो उसको अभी 30-35 साल हो गए संस्था को। और उस समय उन्होंने, अब सक्रिय रूप से उससे जुड़े? हाँ, मैं करीबन 25 साल हूँ वहाँ। तो उन्होंने ऐसा किया कि इंडिया में जो भी अच्छे अच्छे कलाकार अवेलेबल थे और हर एक घराने के वो उन्होंने वहाँ बुलाए। जैसे कि हीराबाई, कोई ऐसे नाम जो अभी वहाँ से हीराबाई बड़ौदेकर जी थी, किराना घराने की बहुत मशहूर कलाकार। जयपुर घराने के लिए पंडित निवृत्तिबा सरनाइक, जैसे रामपुर सहसवान घराने के लिए उस्ताद निसार हुसैन खां, आगरा घराने के लिए उस्ताद लताफ़त हुसैन खां। ऐसे लोगों को, ठुमरी के लिए भी श्रीमती गिरजा देवी जी, इनको बुलाया था। ऐसे सब लोग मिलकर उन्होंने उनके पास एक 4-5 स्टूडेंट दिए जो होनहार थे, और उनको वो आगे निकले हैं, हाँ, और निकल रहे हैं। आज अभी उन लोगों का नाम है। तो ये जो गुरुकुल का उन्होंने कंसेप्ट किया वो पूरा यशस्वी हुआ है। और हम वही चाहते हैं कि ज़रूर विश्वविद्यालय वगैरह में सीखिए आप, मगर उसके बाद किसी गुरु के पास जाके 7-8 साल तक ये पद्धति में सीखना चाहिए, तब तक कलाकार नहीं हो सकते। क्योंकि नॉलेज देना एक बात है, वो हो जाता है, उसमें उनको नॉलेज आ जाता है, मगर शारीरिक जो मेहनत करना है और उसको प्रेजेंट कैसा करना है, ये जो है वो कोई गुरु ही बता सकता है। पंडित जी, आपने बहुत अवार्ड लिए,
पद्मश्री 2010 में। 10 में। पद्म अवार्ड तो देश के बहुत महत्वपूर्ण और नामी अवार्ड, प्रतिष्ठित अवार्ड्स हैं। हमारा तो अवार्ड है सुर लगे अच्छा और लोगों के ऊपर असर हो। बहुत बढ़िया। वही तो फिर है। एक सुर लगा दीजिए और। रे ना ना मल्हार सुनाता हूँ। मल्हार। ए ना आ आ ना रे ना रे रे ना 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 बोले रे पियरा बोले रे पियरा अब गन जे अब गन रा आज बोले रे बभी बोला रे ये बबियरा घन गरजे बोल रे बबी बोला बोला बोल रे बबियरा ऊन कर आई बदरिया ऊन कर आई बदरिया बरसन लागे सदा रंगेले महरवा दामिनी से कौदे चौदे पियरवालर जे बोले रे बभी। बहुत खूब पंडित जी, बहुत खूब, और धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या बात है। आज की पीढ़ी को चलते चलते एक संदेश दीजिएगा। संदेश क्या है, मैं तो इतना ही बता सकता हूँ। संदेश देने के लिए और भी बड़े लोग हैं, नहीं आप दीजिए। लेकिन ये अपनी जो कला है बहुत उच्च कोटि की कला है और इसको संभालना ये नए पीढ़ी का यही काम है। संरक्षण भी इसका, संरक्षण करना, संभालना, संवर्धन करना, उसको और बढ़ाना। और नहीं तो देखिए कितने अपने पुराने कला नष्ट हो गई है। नष्ट हो, और बहुत ये बड़ी बात कही। हाँ, हमारा बहुत बड़ा लॉस है इसमें, बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पुराने लोगों ने कितना इसके ऊपर विचार मेहनत किया की। है, मेहनत किया है और इसको बढ़ाया, तपस्या। एक लेवल तक लेके गए हैं। और वो तो चले गए और इसको आगे की पीढ़ी अगर नहीं लेके जाएंगे तो ये इतना दुख की बात है। पंडित जी, आपने ईटीवी के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत आनंद हुआ आप सब लोगों के साथ बात करने में। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको भी बहुत आनंद आया होगा हमारी इस खास पेशकश में। बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।